हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण एवं इसके उपरांत हम अध्ययन करेंगे निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण दोनों में अंतर। निदानात्मक परीक्षण का उपलब्धि यानी डिफरेंट बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा निदानात्मक परीक्षण और एक्शन रिसर्च दोनों में क्या अंतर है। उपलब्धि परीक्षण में निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है, निदानात्मक परीक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान में एक्शन रिसर्च में क्या अंतर है, और जो इसका निर्माण किया जाता है निदानात्मक परीक्षणों का वो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले पिछले लेक्चर के माध्यम से हमने अध्ययन किया था, मैंने बताया था आपको उसके निदान प्रोसेस के बारे में। जो निदानात्मक टेस्ट होते हैं, निदान होता है किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उसमें कुछ पॉइंट थे, 5 स्टेप थे। इन पदों के आधार पर ही 5 पद हैं, ये 5 स्टेप हैं। इन्हीं के बेस पर ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसकी वो कंप्लीट होती है, संपादित होती है। कल इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया भी था आपको। जैसे पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टूडेंट्स, नैदानिक छात्रों का चयन। दूसरा था छात्रों की कठिनाई स्तरों का चयन, और तीसरा पॉइंट जो था कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, आइडेंटिफाई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट इसमें चौथा पॉइंट था उपचारात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस यानी रेमिडियल प्रोसेस। नेक्स्ट था रोकथाम के उपाय। इसमें चारों में अलग अलग बताया था कि सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं बच्चों की, कि कौन सी समस्या जिनके कारणों से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जो शिक्षण उद्देश्य उनको पूर्ण नहीं कर पा रहा है। दूसरे पॉइंट के आधार पर यानी उन कठिनाइयों के स्तरों का, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाना, ठीक है। पहले छात्रों का पता लगाना, फिर छात्रों के अंदर जो समस्याएँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाना, उनकी जाँच करना। उनकी जांच करने के बाद उन कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कि उनके जो कारण हैं, किन कारणों से वो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और उन समस्याओं के कारण वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो उनका पता लगाना, ठीक है। फिर उसका उपचार देना, उसको ट्रीटमेंट देना, उपचारात्मक प्रक्रिया। लास्ट है रोकथाम के उपाय, मतलब ऐसे रोकथाम किए जाएँ उस पर ताकि जो है वो समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो, ठीक है। वहीं मैं एक एग्जांपल दिया था डॉक्टर का। जैसे सपोज दैट आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी है, परेशानी है, उसका वो पहले पता कराता है, डायग्नोस करता है उसको तरह तरह की जांच के आधार पर, ठीक है। जब उसको बीमारी का पता लग जाता है तो फिर उसको उस बीमारी का इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो उसका मतलब ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि दोबारा वो जो प्रॉब्लम है, कोई परेशानी या बीमारी है, वो दोबारा उत्पन्न ना हो, ठीक। उसी बेस पर यहाँ पे भी शिक्षक एक तरीके से ट्रीटमेंट देता है स्टूडेंट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनका निर्माण कैसे होता है। निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं उनके द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल और भावों यानी कि इमोशंस जो होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, उनके स्किल्स होते हैं, उनको परिवर्तन लाने में आने वाली जो बाधाएँ होती हैं, जो समस्याएँ होती हैं, उनको ज्ञात किया जाता है, और साथ ही उन परिवर्तनों से ध्यान हटाने वाले या दूर ले जाने वाली परिस्थितियों का अनुमान भी लगाया जाता है। अतः इनका निर्माण जो है बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। इन परीक्षणों का जो निर्माण होता है वो निम्नलिखित क्रम में उसका अनुसरण किया जाता है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, देखिए। पहला पॉइंट है यहाँ पर, सर्वप्रथम ना सीखे जाने वाले ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पक्षों की एक सूची तैयार की जाती है। एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है जिनमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड हों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी पक्षों को लिया जाता है, उससे संबंधित सूची तैयार की जाती है। इसके बाद जिन छात्रों ने, जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें इनमें से जो नहीं सीख पा रहे हैं, जो पॉइंट्स, जो लिस्ट तैयार की जाती है, उन लिस्ट में से ये चेक किया जाता है कि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उन पॉइंट्सों को, तो उसकी एक अलग से सूची तैयार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है
इसके बाद क्या होता है कि सीखने में जो लर्निंग में स्टूडेंट्स संबंधी छात्र संबंधी जो बाधक तत्व होते हैं, जो समस्या होती हैं, वो कि उनकी उपकल्पनाओं, मैंने आपको कई बार बताया हाइपोथेसिस होती हैं। हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, यानी पहले से कुछ क्वेश्चन टाइप ऐसे पॉइंट्स परिकल्पनाएं की जाती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ऐसा होगा। उसका रिजल्ट के बारे में पहले से ही कल्पना की जाती है, तो वो होती है उपकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस, उनका निर्माण किया जाता है। इसका जो हाइपोथेसिस होती है उनका जो निर्माण होता है वो मैक्सिमम रिसर्च वर्क में किया जाता है, ठीक है, शोध कार्यों में, अनुसंधान कार्यों में इनका निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पर उनके परीक्षण के लिए कुछ प्रश्नों की रचना की जाती है। शिक्षक संबंधित जो बाधक तत्व होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनार तैयार किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है, जिनके आधार पर क्या किया जाना है कि उन छात्रों की उन समस्याओं में बाधक तत्वों का पता लगाना, उन तथ्यों का पता लगाना, उन कारणों का पता लगाना जिनके कारण वो छात्र कुछ नहीं सीख पा रहा है या कुछ सीखने में असमर्थ है। इसके बाद क्या होता है, जो सीखने में जो पाठ्यक्रम संबंधी जो बाधक तत्व होते हैं, उनकी परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उनके परीक्षण के लिए कुछ क्वेश्चनों की रचना की जाती है। फिर सीखने में शिक्षण संबंधी, पहला हो गया, देखो 3 पॉइंट है सेम। सीखने में शिक्षक संबंधी बाधक तत्वों की परिकल्पनाओं का हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। 2-3 तरीके की हाइपोथेसिस तैयार की जाती है यहाँ पर। पहला है, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं, इस जिन छात्रों में ये चौथा पॉइंट है, इसमें शिक्षक संबंधी, एक मिनट, कम दिखाई दे रहा है मुझे भी इसमें। ये पहला पॉइंट है शिक्षक संबंधी, ये है शिक्षक संबंधी बाधक तत्वों की से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। और दूसरा है सीखने में पाठ्यक्रम संबंधी बाधक। 3 है यहाँ पर, एक तो 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे है। पहला हो गया सीखने में शिक्षक संबंधी, और दूसरा है ये पाठ्यक्रम संबंधी बाधक तत्वों से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और उनसे संबंधित क्वेश्चंस की एक रचना की जाती है, प्रश्नों की रचना की जाती है, कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसी में सेम, कि शिक्षण संबंधी बाधक तत्वों, यानी पहला हो गया शिक्षक टीचर संबंधी, टीचर से रिलेटेड जो बाधक तत्व होते हैं उनसे संबंधित परिकल्पनाएं तैयार करना, हाइपोथेसिस तैयार करना। फिर पाठ्यक्रम संबंधी बाधक तत्वों की, कैरिकुलम में जो कमियां होती हैं उससे संबंधित हाइपोथेसिस तैयार करना। और तीसरा पॉइंट है कि शिक्षक, यानी टीचिंग प्रोसेस है, पूरा लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, शिक्षण संबंधी जो बाधक तत्व हैं उनसे संबंधित परिकल्पनाओं का, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। और उनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उनकी रचना की जाती है, ठीक है। इन 3 पॉइंटों को लेकर के क्वेश्चनों की एक रचना तैयार की जाती है, एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, क्वेश्चनार तैयार किया जाता है, जिनके आधार पर उन छात्रों के उन कारणों का पता लगाया जाता है, उन समस्याओं का पता लगाया जाता है कि जिनके कारण वो बच्चा सीखने में असमर्थ है, सीख नहीं पा रहा है। अंत में सीखने में घर परिवार, यानी आप पेरेंट्स, गार्जियंस, एटमॉस्फेयर, अभिभावक से संबंधित जो बाधक तत्व हैं उनसे संबंधित भी हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। और उनके परीक्षण के लिए भी कुछ क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं, प्रश्नों की रचना की जाती है। देखिए, ये जो इन परीक्षणों का जो निर्माण है, मैंने इसके बारे में आपको बताया, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुछ पॉइंटों को लेकर के एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, क्योंकि एक टेस्ट है, ये एग्ज़ाम जैसे कराया जाता है। तो यहाँ पर
एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, तो उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष यानी एक्टिविटी संबंधित, नॉलेज से संबंधित और इमोशन से संबंधित, इन सभी पक्षों की से संबंधित जो है क्वेश्चनार एक तैयार किया जाता है, इनसे संबंधित एक सूची तैयार की जाती है। और इनके बाद जो है स्टूडेंट्स में जो नहीं सीख पाया है इन तीनों पॉइंटों में से, तो उसकी एक अलग से सूची तैयार की जाती है। ठीक है, तत्पश्चात क्या है, सीखने में फिर उसके अलावा जो प्रश्नावली तैयार की जाती है उसमें 6 पॉइंटों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, छात्र संबंधी बाधक तत्वों से संबंधित परिकल्पना तैयार करना और उनसे संबंधित प्रश्न तैयार करना। दूसरा, टीचर संबंधी, टीचर एक स्टूडेंट हो गया, दूसरा टीचर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधक तत्व हैं, उनसे संबंधित हाइपोथेसिस तैयार करना और प्रश्न तैयार करना। तीसरा है कि जो कैरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, बाधक तत्व हैं, उनसे संबंधित हाइपोथेसिस तैयार करना और प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट है शिक्षण यानी टीचिंग से संबंधित जो बाधक तत्व हैं वो। और लास्ट में है फैमिली, अभिभावक, पेरेंट्स या वहाँ का उनका फ्रेंड सर्किल, तो इनसे संबंधित जो बाधक तत्व हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनार प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को मिला करके इन टेस्टों का निर्माण किया जाता है, जो निदानात्मक परीक्षण हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है छात्रों, यह है इस तरीके से कि इनका निर्माण किया जाता है और बाद में इसको अप्लाई किया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। तो ये तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको डिटेल में बताया है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या है, क्यों अप्लाई किया जाता है, उससे किन चीज़ का पता लगाया जाता है, उसके बारे में आपको पता है। निदानात्मक से पता ही है, इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो फिर भी मैं चलो बता देता हूँ। निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं वो ये परीक्षण क्या है, किस चीज़ का पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं कि छात्र सीखने में कहाँ और क्यों कमी कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ठीक है, जबकि उपलब्धि जो परीक्षण होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो छात्रों ने क्या सीखा है और क्या सीख पाने में समर्थ हैं, सिर्फ इसका पता लगाया जाता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, कितना सीखा है जो पढ़ाया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, किन कारणों से नहीं सीख पा रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपलब्धि जो परीक्षण है उनमें प्रश्नों के उत्तरों का पर अंकन किया जाता है और इनके प्राप्तांक जो आते हैं, मार्क्स आते हैं, उनके आधार पर स्टूडेंट्स को सीखने का स्तर, लेवल तय किया जाता है। यानी जैसे आप दे देते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में तो उनको ये सेक्शन में रख दिया जाए, इस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण के प्रश्नों के उत्तरों पर छात्रों को अंक प्रदान नहीं किए जाते, किंतु उनके उत्तरों को देखकर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्रों ने किस प्रकार की त्रुटियां की हैं, किस प्रकार के उन्होंने एरर किए हैं, कमियां की हैं, तथा इन त्रुटियों को, इन एरर्स को में कौन सी विशेष बातें हैं जो शिक्षक की जानकारी के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, ये पता लगाया जाता है। अगर हम बात करें अचीवमेंट टेस्ट, तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम या निश्चित पाठ्यक्रम के बारे में प्रश्न होते हैं, किंतु जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उसमें पाठ्यक्रम के उस भाग के विभिन्न खंडों पर प्रश्न होते हैं जिनमें परीक्षार्थी भूल करते हैं, कमी करते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। कोई कंटेंट है, जैसे आपने 35 मिनट 30 मिनट लेसन प्लान पढ़ाया, तो आपका पर्टिकुलर जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उससे रिलेटेड बच्चे क्या नहीं सीख पाए, तो उसका पता लगाने के लिए इनको अप्लाई किया जाता है। निदानात्मक परीक्षणों को इनके द्वारा ही उस चीज़ का, उस कमी का, कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अचीवमेंट टेस्ट का जो क्षेत्र है बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है, होता है, लेकिन निदानात्मक परीक्षणों का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। एक क्लास पर आधारित होता है, एक टॉपिक, एक कंटेंट, एक कॉलेज, ये इस तरीके से। ठीक है छात्रों,
इसके अलावा हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के बारे में आपने पढ़ लिया। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो विधि है एक्शन रिसर्च, तो कहीं ना कहीं ये एक समान होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि कुछ किसी जैसे संस्थान की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उसका एट ए टाइम तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और कुछ एक्सपर्ट कमेटी रहती है, इनमें जो अनुभवी लोग रहते हैं या जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको वो उसका पता लगाते हैं समस्या का और उसका तुरंत निदान करते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है निदानात्मक परीक्षण में। तो उन्हीं कारणों का पता लगाया जाता है कि जिस कारणों से बच्चा नहीं सीख पा रहा है। बट जो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च में भी उस समस्या का पता लगा, कोई भी समस्या उसको पता लगा करके उसको तुरंत समाधान करना ये होता है। तो अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से एक समान होने हैं। इन्हीं कारणों से इन दोनों क्रियाओं में भ्रम पैदा हो जाता है, परंतु उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रभाव की दृष्टि से इनमें असमानता है। वो कैसे? निदानात्मक परीक्षणों, जो निदानात्मक परीक्षण है उनका क्षेत्र पाठ्य विषयों तक सीमित रहता है, चैप्टर, टॉपिक, सब्जेक्ट से ही सीमित रहता है। जबकि जो क्रियात्मक एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, उसके क्षेत्र में विद्यालय व्यवस्था, पाठ्य विषय, सहगामी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ यानी को करिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट, स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल सिस्टम है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स हैं एवं डिसिप्लिन, ये सभी आ जाते हैं एक्शन रिसर्च में। नेक्स्ट पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण की जो क्रिया है वो छात्र विशेष के लिए होती है, लेकिन एक्शन रिसर्च का जो क्षेत्र है विद्यालय विशेष की कक्षा यानी स्कूल और उसकी क्लास, उसमें जो वर्ग विशेष होते हैं, क्लास सेक्शन होते हैं, क्लासेज अलग अलग, उन पर भी ध्यान दिया जाता है, उनकी समस्याओं को पता लगाया जाता है, उनका निदान किया जाता है। नेक्स्ट है निदानात्मक जो परीक्षण है वो छात्रों के विद्यालय, घरेलू, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कारणों का पता लगाते हैं। जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है प्रायः विद्यालय सीमाओं तक ही सीमित रहते हैं, वो विद्यालय सीमाओं तक सिर्फ सीमित रहते हैं। ठीक है छात्रों, आज का ये कंटेंट आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से